तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ बातें आई हैं। हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। भाई सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी इटसेल्फ यानी उसका खुद का प्राइस। फिर हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी असर डालते हैं। फिर हमने देखा इनकम ऑफ कंज्यूमर भी असर डालती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी असर डालते हैं, और हमने मिसलेनियस पार्ट भी कुछ देखा। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब मैं देखता हूं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, इसका अपनी डिमांड से क्या रिलेशन है। हमने देखा कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो ये हमने इनवर्स रिलेशन यहां देखा। लेकिन सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो हमें ये रिलेशन नजर आ रहा है, क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? सवाल ये है। अगर मैं कहता हूं कि डिमांड को असर डालने वाले, डिमांड पर असर डालने वाले ये 4 फैक्टर्स और भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने रूल कह दिया कि जी प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है, इन चारों का इंपैक्ट भी तो डिमांड पर आता है। मान लीजिए चीज के प्राइस तो बढ़ गए, लेकिन मेरा उस चीज की तरफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज नजर आ गया, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, तो भैया चाहे प्राइस ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी मैं वो चीज खरीदूंगा। यानी इस समय ये जो हम रूल की बात कर रहे थे, ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ। और मान लो मेरी इनकम बढ़ गई, तो भाई चीज के प्राइसेस चाहे जितने मर्जी बढ़ जाएं, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। प्राइस बढ़ गए लेकिन मैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को घटा ही नहीं रहा, मैं तो बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस रूल को ये कह दूं कि ये तो लॉ है, एक तरह से हर बार अप्लाई होगा, यानी ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड, वो लॉ जो हमेशा अप्लाई होगा कि भैया जब भी प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी घटेगी, और जब भी प्राइस घटेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। मैं इसको रूल को लॉ कब कहूंगा? मैं इसे ये लॉ कब कहूंगा? जब ये हर बार अप्लाई होगा। लेकिन ये लॉ इन 4 कारणों से हो सकता है कि ना अप्लाई हो। तो इसे अगर मैं हर बार अप्लाई करवाना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भैया ये तो हर बार अप्लाई होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्सेप्शंस देनी पड़ेंगी कि भैया ये मान के चलो कि ये चारों चीजें जो है ना, इन पर कोई असर नहीं आया। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर भी कोई असर नहीं आया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर भी कोई असर नहीं है, इनका इंपैक्ट डल ही नहीं रहा, ये कांस्टेंट है, मिसलेनियस फैक्टर्स भी कांस्टेंट है। यानी अगर मैं इन चीजों को कांस्टेंट मान के चलूं, यानी मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई फेवरेबल चेंज नहीं आया, कोई अनफेवरेबल चेंज नहीं आया, वो एज इट इज है। मेरी इनकम पर भी कोई चेंज नहीं आया, ना वो बढ़ी ना घटी, वो सेम लेवल पर है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी ना बढ़े ना घटे, वो भी सेम लेवल पर है। अगर मैं इन सब चीजों को कांस्टेंट करता हूं,
तभी मेरा ये रूल लॉ कहलाएगा। तो दोस्तों आपके पास एक टॉपिक है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट। कीपिंग अदर थिंग्स जो है वो क्या है दोस्तों? वो है फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। ये जो आप चार चीजें देख रहे हैं ये क्या है? ये है फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो मैं लिखूंगा कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, यानी उनमें कोई चेंज नहीं है, उनमें कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अब जब मैं कहता हूं इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, इसका मतलब यह हुआ कि भैया प्राइस जैसा करेगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वांटिटी डिमांडेड बिहेव करेगी। प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, प्राइस बिहेव कर रहा है नीचे जाने का तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाने का बिहेव करती है। ठीक बात है कि नहीं? तो लॉ ऑफ डिमांड जो है दोस्तों, ये लॉ ऑफ डिमांड हर बार अप्लाई होगा बशर्ते अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। हाँ, ये थोड़ा इसे अच्छी तरह लिख देते हैं। ये क्या है? ऑफ अ कमोडिटी। तो दिस इज व्हाट इज योर लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड निकल के आया ये अल्टीमेटली हमारे उन्हीं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी से निकल के आया। ठीक बात है कि नहीं? और दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में ये कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट को एक कहा जाता है सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस। क्या ये बात समझ में आई? तो ये दोस्तों कहलाता है सेट्रिस पेरिबस। और अगर ऐसा है तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड with its quantity, or vice versa you can say quantity demanded of a commodity is inversely related to its price। अगर मैं इस चीज को एक शेड्यूल के जरिए आपको समझाना चाहूं और एक तरफ लिख दूं प्राइस ऑफ मिल्क, भाई मिल्क के तो आप जानते हैं कितने सारे यूजेस हैं, बोलो हां या ना। और अगर मैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इन लीटर्स कर दूं तो पता चला प्राइस पर लीटर का हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। मान लीजिए प्राइस जब मान लीजिए 5 रुपए है तो हम क्वांटिटी लाते हैं 10। जैसे ही प्राइस हमने देखा कि घटा तो हमने क्या किया? क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ा डाली। मान लीजिए प्राइस और घटा, हमने मान लीजिए और बढ़ा डाली। और मान लीजिए 5 से लेकर के हम 4 की तरफ जाते हैं, फिर जाते हैं 3 की तरफ। इसका रिवर्स भी सोच सकते हैं आप, इसका रिवर्स भी सोच सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए करंट प्राइस जो है वो 3 है, अब ये बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी घट जाएगी। प्राइस और बढ़ जाता है 5 रुपए, ये क्वांटिटी और घट जाएगी। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है ये आपके सामने हमेशा रहेगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं प्राइस ऐसे देखूं 5 से 4 फिर 4 से 3,
प्राइस घट रहा है तो देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है 10 से 12 और 12 से 14। अगर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से देखना चाहूं, प्राइस बढ़ रहे हैं 3 से 4, 4 से 5, तो देखूंगा कि क्वांटिटी भी घट रही है 14 से 12 और 12 से 10। यानी आपस में देखो कैसा रिलेशन आ गया। इस शेड्यूल के जरिए भी हम ये चेक कर सकते हैं कि इनमें आपस में इनवर्स रिलेशन है। इज दैट सो और नॉट? अब भाई इकोनॉमिक्स में तो हर चीज में शेड्यूल बनाओ और साथ में अगर आप एक ग्राफ दे दो तो सारी कहानी क्लियर हो जाती है। तो जरा आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस y एक्सिस पर प्राइसेस ले लेता हूं, मान लीजिए इसी ग्राफ पर कोई भी डेटा डाल देते हैं, कुछ नया डेटा। हालांकि इस पिछले हमारे शेड्यूल के हिसाब से भी इसे बनाया जा सकता है, राइट? देखना चाहेंगे? ओके, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए यही है प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज। और इधर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले लेता हूं, मान लीजिए इसे कर देते हैं 2, 6, 8, 10, 12, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसे, ठीक है जी। और एक और ले लिया हमने और वो आ गया हमारा 14। अब अगर मैं इस पिछले शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही इसे प्लॉट करना चाहूं तो भाई 5 रुपए पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ये है दोस्तों 10। आइए देखें, तो 5 रुपए का प्राइस यहां कहीं आएगा और क्वांटिटी कितनी है? ये रही 10। तो ये ले लिया हमने इनका लोकस पॉइंट। अब जब है ये 4 तो क्वांटिटी डिमांडेड है 12। आइए देखें, तो जब ये प्राइस घटा तो ये हो गई 12। तो देखा जाए तो कुछ पॉइंट यहां निकल के आएगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, और यहां हमने देखा 3 रुपए के प्राइस पर ये हो गए 14, ठीक है जी। तो प्राइस 3 रुपए यहां कहीं है और ये 14 के साथ लोकस पॉइंट ये बन रहा है। तो अगर मैं यहां से एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना चाहूं तो भाई कैसे आएगी? आइए देखें, ये डिमांड कर्व कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आ रही है। कैसी स्लोप है दोस्तों? ये है दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड यानी नीचे जाती हुई, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहां जो डिमांड कर्व आपके सामने नजर आ रही है, ये आ रही है दोस्तों नीचे गिरती हुई। और आपस में जरा इसका रिलेशन चेक कर लें आप। जब ये 5 रुपए था तो डिमांड थी 10। जैसे ही ये प्राइस नीचे हुआ मेरे भाई, जरा चेक करिए, 4 रुपए जब हुआ तो ये डिमांड बढ़ गई और ये पहुंच गई 12 तक। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? जब ये 10 थी, 5 से 4 होते ही ये किस तरफ पहुंची? 12 की तरफ। आइए जरा कुछ और भी देखें। जब ये हुआ 3 रुपया तो ये बढ़ करके कितना पहुंच गई? 14 रुपए पर। तो इधर से डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 5 से 4 और 4 से 3 प्राइस हुआ, यही चीज दोस्तों इसे क्या बनाती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाती है। इसकी स्लोप डाउनवर्ड क्यों आ रही है? क्योंकि ये डिमांड हमारी बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं वापस जाना चाहूं इसी तरह का एक और शेड्यूल सोच करके कि पहले 3 रुपए प्राइस था, तो भाई 14 रुपए इस 3 रुपए पर, सॉरी 14 डिमांड। किसकी डिमांड? मिल्क की डिमांड। मिल्क की डिमांड किस में? लीटर्स में। तो 14 लीटर डिमांड थी। जब ये 4 रुपए चला गया
महंगा हो गया तो भाई पता लगा कि उसकी डिमांड भी 4 के कारण अब 12 रुपए हो गई, 12 लीटर्स हो गई। उसी तरीके से जब ये और रिड्यूस हुआ, सॉरी बढ़ा 4 से 5 रुपए, तो डिमांड हमारी 12 से वापस 10 आ गई। सो कहने का मतलब यहां यह हुआ कि ये ग्राफ हमें ऊपर जाना भी सिखा रहा है, नीचे जाना भी सिखा रहा है, बट इसी स्लोप पर, इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पर क्या हो रही है, एक ही कर्व पर कभी ऊपर मूव कर रहे हैं तो कभी हम नीचे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो ये लॉ ऑफ डिमांड का हमारा शेड्यूल था दोस्तों, राइट। और ये लॉ ऑफ डिमांड हर बार अप्लाई होगा बशर्ते ये पहले 4 फैक्टर्स, ये जो हमने पढ़े हैं, ये क्या रहे, ये रहे कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहेंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड केवल और केवल तभी अप्लाई होगा। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी से निकल के आए हैं दोस्तों, यहीं से हमने इसके फर्स्ट पॉइंट को पकड़ा और हमने यहीं से लॉ ऑफ डिमांड को समझ लिया। तो दोस्तों ये पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है। हम फिर से मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।